फेक न्यूज के नाम पर कानून साजी, क्या मीडिया को काबू करने की कोशिश, क्या फेक है क्या दुरुस्त, इसका फैसला कौन करेगा? क्या सरकार खुद हकाइक छुपाती है? मजहर अब्बास का हंगामा खेज कॉलम। सीनियर सहाफी मजहर अब्बास ने अपने ताज़ा कॉलम में फेक न्यूज जैसे पेचीदा मसले की जानिब तवज्जो मबसूल करवाई है जो मुसलसल शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है। मजहर अब्बास के बकौल उसकी एक बड़ी वजह खुद सरकार है, मगर वो कैसे? आइए कॉलम निगार की ज़बानी सुनते हैं। मजहर अब्बास ने कॉलम का आगाज अनवर मकसूद के अगवा की फेक न्यूज से किया। वो लिखते हैं कि उस रोज सुबह के वक्त अगर मुझे खुद अनवर मकसूद साहब हार्स कौंसिल में नजर न आते तो शायद मैं भी इस गलत फहमी में मुब्तला हो जाता कि उन्हें उठा लिया गया है। लिहाजा जब मेरे एक सहाफी दोस्त ने लाहौर से मुझे तस्दीक के लिए व्हाट्सएप किया तो मेरा सादा सा जवाब था। अभी वो मेरे सामने से गुजरे हैं। उस शाम उन्होंने इख्तितामी तकरीब से जो 4 रोजा आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मुनक़िद हुई एक वजाहत और माजरत करते हुए इस बात की तरदीद की कि उनके हवाले से जो खबरें चल रही हैं वो दुरुस्त नहीं। दरअसल कराची एक ऐसे शहर है जहां उठाए जाने और बिठाए जाने की खबरें आम तौर पर दुरुस्त साबित होती हैं। जाहिर है अनवर मकसूद इस मुल्क का बड़ा नाम है और उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, लिहाजा उनके हवाले से हर खबर और उनके कलम या मुंह से निकले हुए अल्फाज की अपनी अहमियत होती है और जिम्मेदारी भी ज्यादा होती है। ताहम खबर का फैसला कि ये असली है या फेक बेहतर वही कर सकता है जिसे खबर का पता हो। कॉलम निगार के मुताबिक जिस मुल्क की सहाफत ही पिछले 76 साल में 80% सिर्फ और सिर्फ बयानात के गिर्द घूमती हो, वहाँ लोग आम तौर पर असल खबर से बेखबर ही रहते हैं। शायद यही वजह है कि इस मुल्क की सबसे बड़ी खबर 16 दिसंबर 1971 को BBC से ही पता चली, वरना हमें तो सब अच्छा की खबरें दी जा रही थीं। कुछ खबरें हमेशा से एक जैसी ही होती हैं, सिर्फ नाम और किरदार बदल जाते हैं। मसलन हुकूमत अपनी मियाद पूरी करेगी, दहशतगर्दों से आनी हाथों से निपटा जाएगा, हुकूमत की कोशिशों से महंगाई कम हो गई है, सदर ने ये कहा और वजीर आजम ने ये कहा। अब किसने कहा ये तो सच है, क्या कहा वो सच है कि नहीं? अब इसमें भी अगर किसी बात पर रद्द-ए-अमल सामने आता है तो ये कह दिया जाता है कि मीडिया ने बात को तोड़ मरोड़ के पेश किया या सियाक़ो सबाक से हटकर। लिहाजा क्या फेक है और क्या दुरुस्त है, इसका फैसला कौन करेगा? मजहर अब्बास इस पर तजिया पेश करते हुए लिखते हैं कि ये मामला अब शिद्दत इख्तियार करता जा रहा है, जिसकी एक बड़ी वजह तो खुद सरकार होती है जो हकाइक को छुपाने की कोशिश करती है, खासतौर पर ऐसे वाकयात के हवाले से जहाँ किसी तसादुम और वो भी कानून नाफिज करने वालों और एहतजाज करने वालों के दरमियान हो और दूसरा फरीक जो मुतासिर है वो बढ़ा चढ़ा कर पेश करता है। लिहाजा असल इम्तिहान उस रिपोर्टर, कैमरामैन और फोटोग्राफर का होता है कि सच को सामने लाया जाए और वो भी बिना खौफ के। कई रोज गुजर जाने के बाद भी ये पता नहीं चल सका कि असल में 26 नवंबर को डी चौक पर क्या हुआ था। लिहाजा जिसने जो तासुर कायम करना था कर लिया। पहले खबरें इंफॉर्मेशन के जरिए किसी प्रेस एडवाइस के जरिए दुरुस्त करवाई जाती थी, अब बात फॉर्मेशन तक आ गई है और नई कानून साजी की जा रही है। फेक न्यूज को रोकने के लिए खुसूसी अदालतें भी कायम होंगी और मुकदमात भी कायम होंगे। मजहर अब्बास के बकौल ये मामला जितना संजीदा है उतना शायद हमें अब तक इदराक नहीं। ये सोच नई नहीं कि फेक न्यूज के नाम पर मीडिया को किस तरह काबू किया जाए। इसमें शक नहीं कि बाज़ मामलात में तमाम मीडिया स्टेक होल्डर्स को कोई ना कोई फैसला करना पड़ेगा, जिसकी इब्तदा अखबारात और न्यूज चैनल में बाइख्तियार प्रोफेशनल मुदीरान और न्यूज एडिटर या न्यूज सीड से की जा सकती है। हुकूमत या सरकार खुद एक पार्टी होती है खबरों के मामलात में, लिहाजा आमतौर पर कोई भी कानून साजी में वो खुद इससे बच कर निकलने की कोशिश करती है। कॉलम निगार ने एक तजवीज पेश की कि इसका फैसला एक मीडिया शिकायत कमीशन कर सकता है कि कौन सी खबर दुरुस्त है और कौन सी फेक। इस सिलसिले में अगर गैर जानिबदार कमीशन जो ऐसे अफराद पर मुश्तमिल हो जो गैर जानिबदार हो और माशरे में अच्छी शोहरत रखते हो, चाहे उनका ताल्लुक सिविल सोसाइटी से हो या अदलिया से, जबकि मीडिया से लिए गए अफराद अखिलियत में हो ताकि मीडिया पर जानिबदारी का तासुर न उभरे। मजहर अब्बास मजीद लिखते हैं कि फेक न्यूज कहीं से भी आ सकती है और कोई भी फैला सकता है, जिसमें एक आम आदमी भी हो सकता है, कोई सियासी जमात या फर्द भी और खुद सरकार भी। लिहाजा इसको किसी भी अदालत में ले जाने से पहले ये जरूरी है कि सहाफती पेशावराना तकाजों के तहत जायजा लेकर इस खबर को फेक या दुरुस्त करार दिया जाए जो काम कमीशन का हो। इसमें माजरत, वजाहत और माफी या अपनी खबर पर खड़े रहने की गुंजाइश मौजूद हो। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मुकाबले में आज के दौर में डिजिटल मीडिया को फेक न्यूज का बड़ा जरिया करार दिया जा रहा है, जिसकी असल वजह इसकी हर तरह के फॉलोअर्स भी हैं और वो लोग भी जिन्होंने इस मीडियम को कमाई का एक मौसर जरिया बनाया है। मगर इसका तोड़ जबर से नहीं हो सकता, न ही गैर जरूरी पाबंदियों से। सीनियर सहाफी ने हुकूमत और मुखन्ना को ये समझाने की कोशिश की कि सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म हर वो इंसान इस्तेमाल कर रहा है जिसके हाथ में मोबाइल फोन है और वो इसका इस्तेमाल
استعمال بھی جانتا ہے۔ محض قانون سازی کر کے کسی بھی وفاقی ایجنسی یا ایجنسیوں کے ذریعے آپ ڈس انفارمیشن کو نہیں روک پائیں گے۔ جس معاشرے میں سیاسی رسانی، فرقہ وارانہ اور ثقافتی تقسیم ہو، جہاں حکومتوں، ریاست اور اداروں سے اعتماد اٹھ جائے، وہاں یہ انتہائی ضروری ہے کہ منفی اور فیک نیوز کو معاشرہ مسترد کرے، جس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ لوگوں کو حقائق بتائے جائیں، حکومت جھوٹ نہ بولے۔ مظہر عباس نے ایک مثال پیش کرتے ہوئے اہم سوالات بھی اٹھائے کہ کچھ عرصہ پہلے معروف اینکر طلعت حسین صاحب کا ایک ویڈیو کلپ کہیں سے کہیں جوڑ کر وائرل کر دیا گیا۔ 26 نومبر ڈی چوک کے حوالے سے اور ان سے بات منسوخ کرنے کی کوشش کی گئی، جبکہ اس کلپ کا تعلق پارا چنار میں ہونے والے واقعات سے تھا۔ اب یہ سب کیا فائر وال روک پائے گی؟ انٹرنیٹ کی بندش یا واٹس ایپ کو سلو کرنے اور ایکس کو وی پی این کا پابند کرنے سے آپ لوگوں، خاص طور پر نوجوانوں کو مزید بے روزگاری کی طرف دھکیل رہے ہیں، جس سے معاشرے میں مزید بگاڑ آئے گا۔ اگر سرکار نے فیک نیوز کو صرف اور صرف پاکستان تحریک انصاف کے ہی تناظر میں دیکھ کر قانون سازی کرنی ہے اور میڈیا کو قابو کرنا ہے، تو آپ کبھی فیک نیوز کو پھیلنے سے نہیں روک پائیں گے، کیونکہ ایک فیک نیوز کا توڑ دوسری فیک نیوز نہیں۔ اگر پی ٹی آئی کے 26 نومبر کے حوالے سے اعداد و شمار درست نہیں تو سچ شاید حکومت بھی چھپا رہی ہے۔ مظہر عباس نے کالم کے اختتام میں ملک کی تاریخ کے سیاہ اور آنکھ پلٹتے ہوئے موجودہ حکمرانوں کو سمجھانے کی کوشش کی کہ ہر دور میں حقائق کو چھپانے کے اپنے طریقے رہے ہیں۔ ایوب خان نے کئی اخبارات جو آزادی رائے رکھتے تھے قابو میں کر لیا۔ جنرل ضیاء یا ضیاء دور میں خبروں کو اپنی چھڑی سے اکھاڑ پھینکنے کی روایت پڑی۔ مشرف دور میں کنٹرول لب آزاد ہوئے اسکرین کے ذریعے، پھر وہ آوازیں بھی بند کر دی گئیں۔ اب یا لوگ اٹھا لیے جاتے ہیں یا بٹھا دیے جاتے ہیں، ورنہ آئس ڈال دی جاتی ہے، پہلے آئس یا برف پر لٹا دیا جاتا تھا۔